हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मिस्टर गोपाल शर्मा, मैथ्स ट्यूटर, आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो 9th क्लास और 10th क्लास का मिक्स टॉपिक है। दोनों क्लासों के लिए वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है जियोमेट्री। ज्योमेट्री टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। अगर ज्योमेट्री की बात की जाए तो दो वर्ड से मिलकर बनता है, जियो और मैटर। जियो और मैट्रॉन से मिलकर बना है जियोमेट्री। अगर जियो वर्ड की बात की जाए तो जियो का अर्थ होता है, जियो का मीन्स होता है अर्थ। और मैट्रॉन की अगर बात की जाए तो मैट्रॉन से मीनिंग निकलता है मेजरमेंट। तो अगर मीनिंग निकालने की हम कोशिश करें तो मीनिंग निकल रहा है अर्थ का मेजरमेंट। ज्योमेट्री का मीनिंग निकल रहा है अर्थ का मेजरमेंट। होता क्या था, बहुत पुरानी बात अगर हम करें तो अर्थ के ऊपर पॉइंटों को लोकेट किया जाता था। कैसे? मान लीजिए कि ये अर्थ है, यहां कोई भी दो पॉइंट आप ले सकते हैं। मान लीजिए ये हिसार है और ये मान लीजिए टोहाना है। तो इनके बीच की क्या फाइंड की जाती थी? डिस्टेंस फाइंड की जाती थी। डिस्टेंस फाइंड करना यानी कि डिस्टेंस को मेजर करना, ऐसे कई प्रकार के काम किए जाते थे। तो इस चीज को मिलाकर के मेजरमेंट की गई। मान लीजिए एक पॉइंट और हम ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट लीजिए, बूना मान लीजिए हमने। तो पहली बात तो क्या है कि इन दोनों के बीच की हमने लेंथ निकाल ली, मेजरमेंट कर ली। इन दोनों के बीच की हमने लेंथ निकाल ली और इन दोनों के बीच की हमने लेंथ निकाल ली। तो सबसे पहला काम तो क्या किया गया? मेजरमेंट किया गया ऑफ लेंथ। पहला काम ये कर दिया। दूसरा काम क्या किया गया कि ये जो तीनों हमारे प्लेस हैं, तो ये सेफ क्या बना रहे हैं? तीनों प्लेस जो है वो सेफ क्या बना रहे हैं? तो यहां सेफ की बात भी की गई। सेफ की बात भी की गई। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया गया ज्योमेट्री। क्यों? क्योंकि अर्थ के ऊपर जितने भी पॉइंट होते थे उनकी क्या की गई? मेजरमेंट की गई। तो मीनिंग निकल गया अर्थ के ऊपर मेजरमेंट करना, जो कि बन गया जियोमेट्री। अगर जियोमेट्री की और हम बात करें तो जियोमेट्री क्या है? एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की क्या है? एक ब्रांच है जो डील करती है, विच डील्स विद शेप, साइज, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की आपको क्या पता करनी हो, शेप पता करनी हो, जैसे कि इन तीन शहरों की हमने क्या पता की है कि शेप क्या बनेगी इनकी आपस में, तो साइज आप पता कर सकते हैं, एंगल आप पता कर सकते हैं किन्हीं भी दो प्लेस का। मान लीजिए आप इन दोनों के बीच का क्या फाइंड करना चाहते हैं? एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो इस ब्रांच से आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशन में क्या आता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी आप क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री एक अलग ब्रांच है किसकी? मैथ्स की, जो डील करती है किससे? शेप हमें पता करनी है, साइज हमें पता करना है, एंगल हमें पता करना है, या फिर डायमेंशन अगर किसी चीज की पता करनी है तो वो किसके अंडर आता है भैया? ज्योमेट्री के अंडर आता है। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब जो ज्योमेट्री वर्ड है वो दिया किसने था? ज्योमेट्री जो वर्ड है वो दिया किसने था? इसको देने वाला, इसका फाउंडर कह सकते हैं या फिर इसका डिस्कवर कहते हैं, फाउंडर कह सकते हैं आप, फाउंडर या फिर फादर ऑफ ज्योमेट्री आप कह सकते हैं। फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के फादर
जिसने ज्योमेट्री पे सबसे ज्यादा काम किया उस इंसान का नाम है कौन? यूक्लिड। यूक्लिड। अब यूक्लिड कौन था? यूक्लिड क्या था? एक मैथमेटिशियन था। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था जो बिलोंग कर रहा था कहां से? ग्रीक से। यानी कि ग्रीक का एक बंदा था जिसने काम किया किसके ऊपर? ज्योमेट्री के ऊपर। और सबसे पहले इसने काम किया था, सबसे पहले इसने वर्ड दिया था ज्योमेट्री, इसलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, जिसका नाम क्या है? यूक्लिड। कहां का रहने वाला था? ग्रीक का रहने वाला था। और कौन था? मैथमेटिशियन था। इस बंदे को और नाम से भी पुकारा जाता है। नाम क्या है? यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। किसको? यूक्लिड को। यूक्लिड ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो हुआ क्या, इसने अपनी एक बुक बनाई जो स्पेशली किसके ऊपर फोकस कर रही थी? ज्योमेट्री के ऊपर फोकस कर रही थी। इसने एक बुक को पब्लिसाइज किया। उस बुक का अगर नाम हम जाने, एक बुक उसने बनाई, किसने? यूक्लिड ने एक बुक बनाई जिसपे स्पेशल फोकस किया गया। किसके ऊपर फोकस किया गया? ज्योमेट्री के ऊपर फोकस किया गया। उस बुक का नाम क्या है? उस बुक का नाम होगा, क्या नाम होगा? यूक्लिड्स एलिमेंट। अगर बुक की बात करूं मैं, यूक्लिड्स एलिमेंट्स, इस बुक का नाम था यूक्लिड्स एलिमेंट। इस बुक में क्या था? इस बुक में क्या था? ये बुक जो थी मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिक ट्रीटीज थी। इट इज अ मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्रिक ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स। कलेक्शन ऑफ बुक्स, जिसको आप निबंध बोल सकते हैं। निबंध, एक से ज्यादा बुक का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? ट्रीटी कहलाता है। तो जो ये इसने बुक बनाई थी यूक्लिड्स एलिमेंट, इसमें कई सारी बुकों को क्या किया गया था? मिक्स किया गया था। तो कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं। और बुक्स कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 13 बुक्स इसमें क्या की गई थी? कलेक्ट की गई थी। 13 बुकों को कलेक्ट करके एक ट्रीटी बनाई गई, एक निबंध बनाया गया जो कहलाता था मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्रिक ट्रीटीज। इस बुक के अंडर क्या किया गया? स्पेशल और स्पेशल फोकस किया गया। किसके ऊपर? जियोमेट्री के ऊपर फोकस किया गया। तो जो बंदा था कौन? यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या किया? 13 बुकों को कलेक्ट किया और एक ट्रीटी बनाई। ट्रीटी बोले तो निबंध बनाया, जो किसके ऊपर फोकस कर रही थी? मैथमेटिकल एंड ज्योमेट्रिक के ऊपर क्या कर रही थी? फोकस कर रही थी। स्पेशल उसका बताने का मतलब क्या था कि ज्योमेट्री जो है वो चीज क्या है। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद की अगर बात की जाए तो यूक्लिड ने कई चीजों पे फोकस किया है। वो चीज क्या क्या है? 9th क्लास में चैप्टर है एक स्पेशल, यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में एक क्या है? चैप्टर है। और उसमें दो चीजों के बारे में इसने बताया है, यूक्लिड एक्सियोम एंड पोस्टुलेट। यूक्लिड एक्सियोम और पोस्टुलेट। एक्सियोम के बारे में बताया है इसने और पोस्टुलेट के बारे में बताया है। बात करें किसकी? एक्सियोम की बात करें। एक्सियोम कि एक्सियोम क्या होता है? ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये डिफाइन की गई है ज्योमेट्री के अंडर। तो सबसे पहले टर्म्स जो आई है वो क्या है? एक्सियोम। कि सर एक्सियोम क्या है? एक्सियोम क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। इनको क्या मान लिया जाता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। ये सब जगह यूज हो जाता है। दे आर यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या है कि मैथ्स की कोई भी ब्रांच आप उठा के देखोगे ना, मैथ्स की कोई भी ब्रांच उठाओगे आप, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कोई भी ब्रांच आप उठाओगे वहां हर जगह एक्सियोम्स का यूज करते हैं। ये क्या कहलाते हैं?
यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है कि ये हर चीज पे हर जगह अप्लाई हो जाते हैं, इसलिए बोला जाता है इनको क्या, एक्सियोम। सेल्फ एविडेंट होते हैं ये, सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट का मतलब क्या है, इनको एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती, इनको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही क्या होते हैं, ट्रूथ होते हैं। ये खुद ही ट्रूथ होते हैं, कहीं भी इनका यूज आप कर सकते हैं, इनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती। नो नीड एनी प्रूफ, इनको किसी भी टाइप के प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही क्या होते हैं, प्रूफ होते हैं। ये खुद ही क्या होते हैं भाई, प्रूफ होते हैं, किसी भी जगह इनको यूज किया जा सकता है। इनको बोला जाता है एक्सियोम। तो एक्सियोम क्या है, एक्सियोम कुछ ऐसे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनको क्या मान लिया जाता है, सेल्फ एविडेंट मान लिया जाता है। मींस इनको किसी भी एविडेंस की जरूरत नहीं होती, मैथ्स की किसी भी ब्रांच में इनका यूज किया जा सकता है और कोई भी प्रूफ इनको देने की जरूरत नहीं होती। 9th क्लास में कुछ एक्सियोम्स दिए गए हैं, कुछ एक्सियोम्स दिए गए हैं जिसमें हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पहला एक्सियोम दिया गया है, क्या एक्सियोम दिया गया है, कहता है दो चीजें हैं, थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। पहले मैं लिख देता हूं, पहला जो एक्सियोम दिया गया, पहला एक्सियोम क्या है, थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, the same thing, things are equal to the same thing, are also equal to one another। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि वो चीजें जो सेम थिंग के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसे सर, बात समझ में नहीं आई। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ये कोई पेन है, ये पेन है किसी थर्ड पेन के इक्वल है, ये कोई थर्ड पेन है। मान लीजिए ये पेन ए है और ये पेन सी है, तो जो ए पेन है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। और एक पेन और ले लो, एक पेन और अगर मैं बनाऊं कि पेन मेरे पास एक और है सर, पेन क्या है, बी, और जो ये बी पेन है ये भी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो दो थिंग्स होगी, दो थिंग्स जो किसी सेम थिंग के क्या है, इक्वल है, तो होगा क्या, जो ये दोनों चीजें हैं, दोनों थिंग्स हैं, ये आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि पेन ए अगर सी के इक्वल है और पेन बी भी अगर सी के इक्वल है, तो दोनों जो थिंग है वो सेम थिंग के क्या होगी, इक्वल। तो रिजल्ट क्या मिला कि जो दोनों चीज हैं ये आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ये है हमारा पहला एक्सियोम, पहला एक्सियोम। फिर दूसरा एक्सियोम क्या है, दूसरा एक्सियोम क्या है, कहता है दो चीजें हैं आपके पास जो इक्वल हैं, दो चीजें हैं जो इक्वल हैं, उनमें अगर इक्वल चीज ऐड की जाए और इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट की जाए तो वो भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। क्या है सेकंड वाला, क्या है, इफ इक्वल्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, if equals are added or subtracted to equals, if equals are added or subtracted to equals, the whole are equal, the whole are equal। मतलब क्या हुआ, दो चीजें इक्वल हैं, दो चीजें इक्वल हैं और उस इक्वल चीजों में अगर इक्वल चीज ऐड की जाए या इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट की जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या रहेगा, हमारा इक्वल रहेगा। कैसे सर, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 4 और 4 इक्वल है, 4 और 4 क्या है, इक्वल है। तो ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल्स हैं। और अगर इनमें या तो क्या इक्वल चीज ऐड कर दी जाए, मैंने क्या ऐड कर दिया,
टू ऐड कर दिया, तो टू दोनों साइड ऐड कर दिया, मींस इक्वल चीज हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। तो जो रिजल्ट आएगा हमारे यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा। जो रिजल्ट होगा यानी कि जो होल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो बात हुई एडिशन की। अगर आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए आप क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तो ये 10 जो है वो क्या है, इक्वल, इक्वल्स है, दोनों दोनों इक्वल्स हैं। तो अगर इनमें इक्वल चीज क्या कर दी जाए, सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, इक्वल होनी चाहिए। यहां जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है यहां वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा। और यहां जो आपने ऐड किया है वही यहां ऐड करना पड़ेगा। इक्वल से ही ऐड करना है, इक्वल से ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो रिजल्ट होगा आपका वो भी क्या रहेगा भाई, इक्वल रहेगा। ये है हमारा कौन सा, सेकंड एक्सियोम। बात करें किसकी, थर्ड एक्सियोम की। थर्ड एक्सियोम में क्या कहता है, थर्ड एक्सियोम जो है हमारा वो क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। नंबर 3 जो है, नंबर 3 क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब क्या हुआ, कोई भी हमारे पास चीज है वो कंप्लीट है, और अगर उस कंप्लीट चीज का कोई हम पार्ट ले लें, कोई एक टुकड़ा ले लें, तो वो होल चीज जो होगी वो उस पार्ट से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। कैसे, हमारे पास एक मार्कर है, ये होल है, पूरा है, कंप्लीट है, तो अगर मैं इस पूरे का एक पार्ट निकाल लूं, ये पार्ट निकाल लिया, तो ये वाला पार्ट हमेशा छोटा होगा, और ये जो कंप्लीट चीज है, ये वाली कंप्लीट चीज, ये कंप्लीट चीज इस पार्ट से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ये बताने की कोशिश कर रहा है कौन, एक्सियोम्स नंबर, एक्सियोम्स नंबर थर्ड, एक्सियोम नंबर थर्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सियोम बताए गए हैं क्लास 9th में, और भी बहुत सारे हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक से चेक कर लीजिएगा। एक्सियोम का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सियोम है क्या। एक्सियोम क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिनको किसकी नीड नहीं होती, किसी प्रूफ की नीड नहीं होती, ये सेल्फ एविडेंट होते हैं, मींस इनको एविडेंस की जरूरत नहीं होती। नंबर 2 किसका आता है भैया, पोस्टुलेट की बात आती है। पोस्टुलेट कि सर पोस्टुलेट क्या होते हैं, अगर आप किसकी बात करेंगे, पोस्टुलेट की। पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट क्या है, दे आर बेसिक स्ट्रक्चर, दे आर बेसिक स्ट्रक्चर, they are basic structure from which lemmas and theorem, from which lemmas and theorem are derived। पोस्टुलेट क्या होता है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक चीजें होती हैं जिनका यूज करके हम किसी भी लेमा को या किसी भी थ्योरम को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं या फिर प्रूव करते हैं। इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होते हैं, दे आर ट्रू अजम्पशंस, दे आर ट्रू अजम्पशंस। ये क्या होते हैं, कुछ ट्रू अजम्पशंस होते हैं, कुछ ट्रू अजम्पशंस होते हैं, कुछ ट्रू बातें होती हैं, कुछ ट्रू अजम्पशंस होते हैं, जो क्या करते हैं, स्पेशली जो बेसिक होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, ज्योमेट्री के लिए होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मोस्टली या मेनली आप कह सकते हैं मेनली यूज्ड इन ज्योमेट्री। जो मेनली कहां यूज किए जाते हैं, ज्योमेट्री में यूज होते हैं। कहने का मतलब ये भी जो है, ये चीजें जो हैं, ये भी क्या होती हैं, ट्रू कंसेप्ट ही होते हैं, ट्रू कंसेप्ट ही होते हैं, लेकिन इनका मेन यूज कहां किया जाता है, ज्योमेट्री के अंदर किया जाता है। जैसे हमने एक्सियोम के बारे में क्या पढ़ा था कि एक्सियोम को मैथ्स की किसी भी ब्रांच में यूज किया जा सकते हैं, लेकिन जो पोस्टुलेट है वो मोस्टली या मेनली कहां यूज होते हैं, ज्योमेट्री में यूज होते हैं। और ये क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि बेसिक बातें होती हैं जिनका हम यूज करते हैं, किस लिए, लेमाज को और थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, ड्राइव करने के लिए। बातें क्लियर है, मेनली कहां यूज किए जाते हैं भैया, कहां यूज किए जाते हैं, ज्योमेट्री में। और ये क्या होते हैं, ट्रू अजम्पशंस होते हैं, ट्रू अजम्पशंस होते हैं। अब 9th क्लास में कुछ पोस्टुलेट गिवन है। पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या है,
ये कहता है एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रा किया जा सकता है किसी भी दो पॉइंटों से। पहली बात इसने बताई कि कोई भी दो पॉइंट लीजिए आप, ये ए है ये बी है, कोई भी दो पॉइंट अगर आप लेंगे तो इन दोनों पॉइंटों से एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया जा सकता है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रा किया जा सकता है। तो लिखना अगर आपको क्या है, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट अगर आप लेंगे, उन दो पॉइंटों से क्या किया जा सकता है, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रा किया जा सकता है। अब देखो ये बात हमें सबको पता है कि दो पॉइंट अगर आप लेंगे तो वहां से एक क्या लाइन सेगमेंट ड्रा किया जा सकता है। तो ये बेसिक क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, या यानी कि ट्रू अजम्पशंस होते हैं। ये बात हमें सबको पता है कि ये चीज ट्रू है, ठीक है सर। और देख लीजिए, ये कहता है एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया जा सकता है इंडेफिनेटली इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए पी और क्यू, तो पी और क्यू को क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है दोनों साइड से, दोनों साइड से एक्सटेंड किया जाता है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में। तो लिखो कैसे, अ लाइन सेगमेंट, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड, a straight line segment can be extended indefinitely in a line। एक लाइन में लाइन सेगमेंट को दोनों साइडों से क्या किया जाता है, जितना हम मर्जी चाहें उतना इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये है हमारा पोस्टुलेट नंबर 2। उसके बाद पोस्टुलेट नंबर 3 की अगर आप बात करेंगे, पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है, पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नंबर 3 पोस्टुलेट क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर इस कॉन्ग्रुएंट वर्ड की आप बात करें तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम साइज एंड शेप। कॉन्ग्रुएंट का अगर आप मीनिंग निकालेंगे कि साइज भी सेम हो और क्या हो, शेप भी सेम हो। कहना क्या चाहता है, कोई भी राइट एंगल आप लेंगे, राइट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो उसको राइट एंगल बोला जाता है। और राइट एंगल आप कितने भी लेंगे, जितने भी आप राइट एंगल लेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कहने का मतलब उनका साइज और शेप क्या होती है, सेम होती है। आप देख सकते हैं, इसको आप देखेंगे, इसको आप देखेंगे, इसको आप देखेंगे, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो इनकी शेप, ये वाले जो शेप है, इनकी शेप और साइज क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं पोस्टुलेट नंबर 3। उम्मीद करते हैं कहानी आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, पोस्टुलेट की बात होगी, पोस्टुलेट की अगर बात करेंगे इसके बाद आता है स्टेटमेंट। ये मिक्स मैच है भैया 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए, क्योंकि शुरुआत होगी 9th से और धीरे धीरे हम 10th क्लास के सिलेबस में घुस जाएंगे। तो दोनों क्लास आप देख सकते हैं, 9th क्लास वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको और 10th क्लास वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है ज्योमेट्री का, जो 9th क्लास के लिए जरूरी है और 10th क्लास के लिए भी जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद आता है भैया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, स्टेटमेंट। कि सर स्टेटमेंट क्या होता है बताइए हमें। स्टेटमेंट क्या होता है, ये एक डिक्लेरेटिव, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या है, जिसको देख के डिसीजन लिया जा सके, जिसको देख के डिसीजन लिया जा सके, मन में कोई क्या है, एम्बिग्यूटी ना हो। एम्बिग्यूटी मींस मन में कोई संदेह ना हो, कोई शक ना हो, मींस चीजें क्लियर हो, या तो यस हो या तो नो हो।
उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव, मींस जिसके बारे में डायरेक्ट डिसीजन लिया जा सके। तो क्या है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है विच इज आइदर ट्रू, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, बट नॉट बोथ। ये एक ऐसा सेंटेंस है, कौन, स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस है जिसके बारे में हम क्या है, बेझिझक डिसीजन ले सकते हैं कि ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। मन में क्या है, संदेह नहीं होना चाहिए कि ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारा वन साइडेड आंसर होना चाहिए। या तो हम कहेंगे क्या है, ये ट्रू है, या हम कहेंगे क्या है, फॉल्स है। देयर इज नो ambiguity, there is no ambiguity। देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होता है, संदेह, यानी कि हमें संदेह ना हो कि हो सकता है ये ट्रू हो सकता है ये फॉल्स हो, यानी कि हमारा माइंड बिल्कुल सेट हो क्या, कि या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है। आगे समझ में। एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि यहां क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो क्वेश्चन मार्क। कोई भी क्वेश्चन मार्क ना हो, कोई भी क्वेश्चन मार्क ना हो। कैसे, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग, इसके बारे में सोचिए कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। सबसे पहला कंसेप्ट ये हो गया कि सर आपको अगर क्वेश्चन मार्क मिल गया ना, इसका मतलब वो स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या बारिश हो रही है, यानी कि माइंड हमारा सेट नहीं है, हम दूसरों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या बारिश हो रही है। क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, हमारा डायरेक्ट डिसीजन होना चाहिए कि या तो बारिश हो रही है या तो नहीं हो रही। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो स्टेटमेंट नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क आप देख लेंगे, अगर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप समझेंगे कि वो स्टेटमेंट नहीं है। चलिए कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं स्टेटमेंट के कि स्टेटमेंट है या नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, विच इज आइदर ट्रू, जो तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। बट दोनों नहीं होंगे कि कई केस में क्या हो रहा है ट्रू, कई केस में क्या हो रहा है फॉल्स। या तो सभी के लिए क्या हो ट्रू या सभी के लिए क्या हो फॉल्स हो। ऐसा ना हो कि कुछ टर्म में तो क्या है ट्रू आ रहा है और कुछ टर्मों में क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। तो वो चीज हमारी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। एक ही डिसीजन होना चाहिए, या तो ट्रू का डिसीजन हो या तो फॉल्स का डिसीजन हो। अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। क्या एग्जांपल देखते हैं कि स्टेटमेंट है या नहीं। जैसे कि क्वेश्चन हमें दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया, 3x + 6 = 9 दे दिया। ये हमें दे दिया एक सेंटेंस और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। देखिए यहां दो कंसेप्ट बनेंगे। कौन से, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें कंसेप्ट अलग होगा, और अगर हम x की वैल्यू अदर देन 1 ले लें, x की वैल्यू क्या ले लें, अदर देन 1, एक को छोड़ के कोई और वैल्यू ले लें। तो अगर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, लेके देखिए क्या आ रहा है, 3 + 6 = 9, मींस 9 = 9। तो x की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो हमारे लिए क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और x की वैल्यू 1 को छोड़ के मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं, 2 लेके देखिए 3 × 2 + 6 = 9, यहां आ जाएगा 6 + 6 = 9, यानी कि 12 = 9। यहां क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। मैंने क्या बताया था, या तो सब जगह क्या हो ट्रू हो या सब जगह क्या हो फॉल्स हो, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट है। अगर कुछ जगह तो ट्रू आ रहा है और कुछ जगह आपका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ कंडीशन में तो ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, और कुछ कंडीशन में क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। सब कंडीशन में या तो ट्रू हो और सब कंडीशन में या तो फॉल्स हो, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर, स्टेटमेंट बोला जाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी,
स्टेटमेंट के बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? थ्योरम की बात करेंगे। स्टेटमेंट के बाद हम बात करेंगे किसकी? थ्योरम की। कि थ्योरम क्या होता है सर? नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे आपने थ्योरम पढ़ी होंगी, लेकिन थ्योरम होता क्या है हम वो जानने की कोशिश करेंगे आज। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम है सर जी, इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट ही होता है। इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट ही होता है, दैट हैज बीन प्रूव्ड, या तो जिसको प्रूव किया गया हो या फिर कैन बी प्रूव्ड, या जिसको प्रूव किया जा सके। थ्योरम क्या होता है? एक स्टेटमेंट ही होता है, या तो जिसको प्रूव किया जा चुका हो या जिसको प्रूव किया जा सके, या तो पहले किसी ने प्रूव कर दिया हो या फिर आगे आने वाले समय में उसको प्रूव किया जा सकता हो, उसको बोलते हैं थ्योरम। तो थ्योरम क्या है? एक स्टेटमेंट ही होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट ही होता है जिसको या तो प्रूव किया जा चुका है या आने वाले समय में जिसको प्रूव किया जा सके। जो प्रूफ है इसका, द प्रूफ ऑफ थ्योरम इज लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रूफ होता है किसका? थ्योरम का। हर थ्योरम का एक प्रूफ होता है। जो प्रूफ होता है थ्योरम का वो लॉजिकल होना चाहिए भैया। लॉजिकल यानी कि लॉजिक होना चाहिए उसके अंदर। जो भी आप चीजें लिखोगे ना वो लॉजिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया कह दिया कि ट्रू है ना, उसका लॉजिक होना चाहिए। तर्क वितर्क करना पड़ेगा आपको, यानी कि पहले चीजें जो प्रूव हो चुकी है उसका यूज करना पड़ेगा आपको, तब जाके बनता है प्रूफ। जो प्रूफ आपको देंगे वो लॉजिकल होगा, लॉजिक होगा उसके अंदर, वो होगा उसका क्या? प्रूफ होगा। अब जो थ्योरम होती है उसको क्या है? ट्रू माना जाता है। दे आर एक्सेप्टेड एज ट्रू थ्रू प्रीवियसली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट। दे आर एक्सेप्टेड ट्रू, दे आर एक्सेप्टेड एज ट्रू, इनको ट्रू माना जाता है, एक्सेप्ट किया गया है थ्रू previously proved statements। मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ कि जो थ्योरम है वो एक्सेप्ट की गई है। किससे? एक्सेप्ट एज ट्रू, इनको ट्रू माना गया है, ट्रू एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन किसके द्वारा? जो पहले जो प्रीवियस स्टेटमेंट है जिनको प्रूव किया जा चुका है, पहले वाले स्टेटमेंटों को प्रूव किया जा चुका है, उनके थ्रू इसको क्या माना जाता है? ट्रू एक्सेप्ट किया जाता है। किसको? थ्योरम्स को। यानी कि कुछ चीजें पहले ही प्रूव की जा चुकी है, उनका यूज करके अगर आप दूसरी चीजों को क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं, पहले वाली चीजों को लेकर के दूसरी चीजों को प्रूव कर रहे हैं, तो ट्रू माना जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और उन चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है, उन चीजों को बोलते हैं हम क्या? थ्योरम बोलते हैं। थ्योरम्स को आपने पढ़ा होगा अपने लाइफ में कि थ्योरम कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी थ्योरम्स आपने पढ़ी होंगी। तो थ्योरम्स के बारे में हमने क्या पढ़ना है कि थ्योरम सर एक स्टेटमेंट ही होती है, एक स्टेटमेंट ही होती है जो या तो प्रूव की जा चुकी हो या फिर जिसको प्रूव किया जाए, फ्यूचर में प्रूव किया जा सके। और जो प्रूफ होता है किसका? थ्योरम्स का, वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है। मींस प्रूफ इसका जो क्या है वो लॉजिकल होता है, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। दूसरी बात क्या बताई कि जो थ्योरम है उसको ट्रू एक्सेप्ट किया गया है, और ऐसे ही नहीं ट्रू एक्सेप्ट किया गया, कैसे किया गया है कि जो पीछे स्टेटमेंट्स हुई हैं उनको प्रूव करके एक्सेप्ट किया गया है क्या? ट्रू। किसको? थ्योरम्स को। थ्योरम्स के बारे में पढ़ा ही आपने क्या क्या, जैसे कि सबसे फेमस जो चीज है क्या है? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, या फिर आप रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, मिड पॉइंट थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी, ये भी 9th क्लास में ही आता है।
मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम भी आपने क्या पढ़ी होगी। ये बहुत सारे थ्योरम्स आपने अपनी लाइफ में क्या है पढ़ी होंगी। तो ये थ्योरम्स क्या है, ये प्रूफ की जाती है किसी न किसी के द्वारा, या फिर आने वाले फ्यूचर में किसी न किसी के द्वारा प्रूव की जाएंगी। तो वो स्टेटमेंट क्या बन जाती हैं, थ्योरम्स बन जाती हैं। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्रोलरी। क्रोलरी है भाई, क्रोलरी, क्रोलरी। बिल्कुल बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड तक हम जाएंगे। इसमें बेसिक वाला बच्चा भी देख सकता है और स्टैंडर्ड वाला बच्चा भी देख सकता है। बिल्कुल जीरो से हम क्या बनेंगे, हीरो बनेंगे। बेसिक चीजों को लेकर के हम कहां पहुंचेंगे, स्टैंडर्ड के ऊपर पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो क्या है, क्रोलरी है। क्रोलरी क्या है, क्रोलरी एक स्टेटमेंट ही होता है। इट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट ही होता है विच कैन इजिली, विच कैन इजिली प्रूव्ड, जिसको इजीली यानी कि आसानी से प्रूव किया जा सकता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा भाई, यूजिंग, यूजिंग थ्योरम्स, थ्योरम्स का यूज करके जिन स्टेटमेंट्स को इजीली प्रूव किया जाए, थ्योरम्स का यूज करके जिन स्टेटमेंट्स को इजीली प्रूव किया जाए वो कहलाती हैं क्रोलरी। और एक बार अगर इनको क्या कर दिया गया, प्रूव कर दिया गया, एक बार अगर इनको प्रूव कर दिया गया तो इनका यूज किया जाता है रीजनिंग इन प्रूफ्स, रीजनिंग इन प्रूफ्स। वंस प्रूव्ड कैन बी यूज्ड, वंस प्रूव्ड, एक बार अगर प्रूव किया जाए, वंस प्रूव्ड कैन बी यूज, कैन बी यूज रीजनिंग्स ऑफ प्रूफ। एक बार इनको यूज किया जाए तो रीजनिंग के अंदर इनको क्या मान लिया जाता है, प्रूव मान लिया जाता है। क्रोलरी क्या है, एक स्टेटमेंट ही होता है जिसको आराम से इजीली क्या किया जा सके, इजीली क्या किया जा सके, प्रूव किया जा सके, किसका यूज करके, थ्योरम्स का यूज किया करके। और एक बार अगर इनको क्या कर दिया जाए, प्रूव कर दिया जाए, तो इनको रीजनिंग के अंदर क्या मान लिया जाता है भैया, प्रूफ मान लिया जाता है। दोबारा इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। कैसे सर, बात समझ में नहीं आई। आपने एक 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी। थ्योरम क्या थी, थ्योरम ये थी सर कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ए बी है एक सी डी है। दो लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो थ्योरम क्या थी, हमें ये प्रूव करना था कि एक पॉइंट के ऊपर, ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर एक ही साइड में अगर दो एंगल बने हुए हैं, एक ही साइड में अगर दो एंगल बने हुए हैं, तो उन एंगलों का सम 180 होता है। ये हमें प्रूव करना होता है, यानी कि ये हमारी थ्योरम होती है। थ्योरम क्या होती है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट लेना है, और उस पॉइंट पे अगर दो एंगल बने हों, उन दोनों का सम 180 होता है, उन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। ये हमें प्रूव करना होता है, जिसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर। ये हमारी एक थ्योरम है। और इस थ्योरम का यूज करके अगर ये थ्योरम क्या हो जाए, प्रूव हो जाए, इस थ्योरम का यूज करके हम एक कोरोलरी करते हैं। कोरोलरी क्या करते हैं कि दो लाइनें अगर एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो जाए, दो लाइनें अगर एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, तो आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये आमने सामने के एंगल जो इक्वल होते हैं, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, जिसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखो, जो लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट था वो तो है थ्योरम, और थ्योरम का यूज करके, थ्योरम का यूज करके ये थ्योरम अगर प्रूव हो गई, ये हमारी क्या थी, थ्योरम थी, ये थ्योरम अगर प्रूव हो गई तो इसको भी आसानी से प्रूव किया जा सकता है इसका यूज करके। तो जो ये वाली चीज है ये आपकी क्या बन जाएगी सर जी, क्रोलरी बन जाएगी। तो क्रोलरी क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आराम से इजीली क्या की जा सकती है, प्रूव की जा सकती है, किसका यूज करके, थ्योरम्स का यूज करके। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई
होगी। उसके बाद और करते हैं क्रोजरी। और क्रोजरी क्या है, आपने पाइथागोरस थ्योरम में एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि एक राइट एंगल होता है सर, क्या होता है, एक राइट एंगल। ये रहा एक राइट एंगल, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। राइट एंगल में एक एंगल 90 का होगा, राइट एंगल में एक एंगल 90 का होगा। अब देखो जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है कि जिसमें एक एंगल 90 का हो, ये तो होगी थ्योरम। अब इस थ्योरम का यूज करके हम इजीली एक चीज फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे कि सर ये एंगल तो 90 का हो गया, तो जो बचने वाले एंगल हैं, जो बचने वाले एंगल हैं उनका अगर आप सम करोगे ना तो 90 आएगा। कैसे आएगा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। हमें एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल, उसमें तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तीनों एंगलों का सम 180 होता है। ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ट्रायंगल की। अब देखो ये एंगल 3 वाला, एंगल 3 जो है वो खुद तो 90 का हो गया, ये जो एंगल है ये 90 का हो गया, तो जो ये 1 और 2 बच गए ना, 1 और 2, वो भी कितने बच जाएंगे,